विधानसभा में इस बार लोगों की जो मानसिकता नजर आयातित प्रत्याशी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री अगर पाटन में घिर गए और कहीं जा नहीं पाए तो इसका खामियाजा कांग्रेस के अन्य विधानसभा प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा। तो आम बोलचाल में यही बोलते हैं कि भूपेश बघेल को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो विजय बघेल। ऐसा मुझे मात्र मुख्यमंत्री के चेहरे के बदौलत वो चुनावी बैतरणी पार करने की पूरी कोशिश में कांग्रेस सिर्फ इनके पास एक चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बघेल, और अंदर से मतलब हाँ, लेकिन जमीनी स्तर पर मेहनत दिख नहीं रहा। मेहनत नहीं दिख। छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में नजर आती है, लेकिन भाजपा में भी जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। अगस्त का महीना है और हल्की सी गर्माहट है, उमस है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है। सरगर्मी बहुत तेज चल रही है राजनीति की, चूंकि चुनाव अभी 4 महीना शेष है और अक्टूबर में आचार संहिता लगना है। लेकिन अभी से दोनों दलों में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है। अभी से दोनों दलों में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि किस विधानसभा पे किसको टिकट दिया जाएगा, किस विधानसभा से कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। आज हम अपने जो चक्रव्यूह है भिलाई टाकीज का चक्रव्यूह के तीसरे एपिसोड में आज चर्चा करेंगे वैशाली नगर के। हमारे साथ हैं डी के साहू जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी समझ रखते हैं दुर्ग जिले की राजनीति को। डी के साहू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल भिलाई टाकीज में। धन्यवाद। आप ये बताइए कि राजनीति जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में चल रही चुनावी सरगर्मी, वो क्या देखते हैं? क्या कांग्रेस वापसी करेगी छत्तीसगढ़ में या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा फिर से सरकार बनाने का? संतोष जी, अभी वर्तमान में कांग्रेस मजबूत तो लग रही है, छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में नजर आती है, लेकिन भाजपा में भी जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। और जिस तेजी से काम चल रहा है और कांग्रेस में वैसा काम नहीं दिख रहा है। कांग्रेस तो थोड़ा हवा हवाई लग रहा है। हाँ, ऐसा मुझे मात्र मुख्यमंत्री के चेहरे के बदौलत वो चुनावी बैतरणी पार करने की पूरी कोशिश में कांग्रेस सिर्फ इनके पास एक चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बघेल, और अंदर से मतलब हाँ, लेकिन जमीनी स्तर पर मेहनत दिख नहीं रहा। मेहनत नहीं दिख रही। जमीनी स्तर पर जिस टाइप का बूथ लेवल पर जो मेहनत होनी चाहिए वो नहीं नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं लगता कि कांग्रेसी कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस में है भूपेश बघेल के चेहरे में और किसानों के भरोसे हमारी सरकार आ रही है, फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ, काफी हद तक ये लगता है, क्योंकि पिछले बार जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो बूथ लेवल के काम बहुत पहले से तैयारी हो गई थी। भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में संगठन में एक नया संचार हुआ था, नया जोश पैदा हुआ था और जमीनी स्तर पर काम हुए थे। लेकिन वैसा काम फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा बस, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रचार प्रसार बस, लेकिन अंदर से दिख नहीं रहा। जिस मुकाबले में भाजपा में तैयारी, भाजपा नीचे से और जमीनी स्तर पर मुख्य भाजपा के पास फिलहाल चेहरा नहीं है। वो बोल रहे हैं कमल फूल के निशान पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पे संगठन का प्रतिदिन, हम अखबार वाले हैं, पत्रकारिता पेशे से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विज्ञप्तियों का कोई संगठन की विज्ञप्तियां नहीं आ रही अभी, लेकिन भाजपा का प्रतिदिन 3 से 4 विज्ञप्ति आ रही है कि आज संगठन ने एक काम किया। मतलब हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चा उनका काम करता दिखा, सक्रिय हो गया। तो आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आपने भूपेश बघेल को बहुत करीब से जाना है, समझा है। विजय बघेल के आप काफी नजदीकी रहे हैं। पाटन में जो अभी चर्चा चल रही है कि भूपेश बघेल को वहां घेरने की जो रणनीति है भाजपा की, क्या उसमें भाजपा सफल हो पाएगी? क्या विजय बघेल को चुनौती दे पाएंगे भूपेश बघेल को? संतोष जी, जग जाहिर सी बात है, लोग आम बोलचाल में यही बोलते हैं कि भूपेश बघेल को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो विजय बघेल। ये आज से 20 साल पहले से, 20 या 23 साल पहले से जो इन दोनों में प्रतिद्वंदिता शुरू हुई, और हमें पिछले बार राजनांदगांव के चुनाव को याद कर लेना चाहिए। राजनांदगांव के चुनाव में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रत्याशी थे भाजपा से। कांग्रेस ने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई, करुणा शुक्ला जी को प्रत्याशी बनाया था। काफी चुनौती दी थी उन्होंने, काफी टक्कर दिया था और चुनाव जीते रमन सिंह अवश्य,
लेकिन जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम वोट का रहा और रमन सिंह घिर गए थे। तो यही रणनीति इस बार बीजेपी की, तो बीजेपी की यही रणनीति हो सकती है कि भूपेश बघेल को यहाँ से घेर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस का आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री अगर पाटन में घिर गए और कहीं जा नहीं पाए तो इसका खामियाजा कांग्रेस के अन्य विधानसभा प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा। और भले ही नतीजा लगता नहीं है कि विजय बघेल जी हरा देंगे चुनाव, फिलहाल के मुख्यमंत्री है और पाटन में निसंदेह काम हुआ है, उनके मुख्यमंत्री रहते पाटन में काम हुआ। इस काम को देखते हुए मुख्यमंत्री रिपीट होने की संभावना बढ़ गई है वहां से, लेकिन हार जीत का अंतर कम होगा और मुख्यमंत्री वहां पाटन में व्यस्त हो जाएंगे। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा अन्य विधानसभा सीटों में। रणनीति है बीजेपी रणनीति, और अगर ये रणनीति है तो ये काफी अच्छी रणनीति हो सकती है। अच्छा, आप अहिवारा विधानसभा के रहने वाले हैं। अहिवारा विधानसभा में 2008 में विधानसभा बना और बारिश सारी स्थिति को आप देख रहे समझ रहे हैं। अब वर्तमान में क्या लगता है, रुद्रगुरु से जनता नाराज है? रुद्रगुरु यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर पलायन करेंगे यहाँ से कहीं और, जैसे उनको चर्चा है नवागढ़ से चुनाव लड़ने की? जब से रुद्रगुरु यहाँ चुनाव लड़े हैं, भिलाई 3 में भिलाई 3 में मकान लिए थे उन्होंने। भिलाई 3 के कॉलेज के पास उनका एक मकान हुआ करता था, जहाँ वो जब अहिवारा विधानसभा के दौरे पर आते थे कभी कभार तो वहाँ रुकते थे, लोगों से मिलजुल करते थे। पिछले 1-1.5 महीना पहले उन्होंने वो मकान छोड़ दिया, खाली कर दिया मकान को और अहिवारा में मकान ले लिया। और इसके साथ ही पिछले महीने उनका जन्मदिन मनाया गया, जून के महीने में, जून या जुलाई में उनका जन्मदिन था। जुलाई में 23 जुलाई, हाँ 23 जुलाई को जन्मदिन था रुद्रगुरु जी का। तो उन्होंने भिलाई 3 में कोई आयोजन नहीं करवाया, ना उनके समर्थक कोई किसी तरह का आयोजन किए जन्मदिन पे। रायपुर में आयोजन हुआ और नवागढ़ में आयोजन हुआ। तो साफ संदेश जाता है कि रुद्रगुरु इस बार नवागढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिर उनकी जगह कौन मजबूत आपको दावेदार दिखा है? मजबूत दावेदार के रूप में निर्मल कोसरे नजर आते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। जो 2 पूर्व प्रत्याशी थे, जो अशोक डोंगरे जी और उन्हीं महिला परिस्थिति जन्य रूप से सामने आए थे। हाँ, पहला चुनाव जब टिकट मिला तो पहले तो घोषणा हो गई थी डॉक्टर शोभाराम बंजारे की कांग्रेस से। अंतिम समय में जब डॉक्टर शोभाराम बंजारे की जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनकी शासकीय सेवा संबंधी कुछ अड़चन आ गई, शायद तो उनको एनओसी नहीं मिल पाया। इस कारण उनका टिकट कट गया कांग्रेस से। तो डमी प्रत्याशी के रूप में उन्हीं महिला ने नामांकन दाखिल किया था, तो उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी जीत हार की बात करें अगर, अहिवारा क्या लगता है, क्या दिख रहा है? अहिवारा फिलहाल कौन मजबूत दिख रहा है? कांग्रेस की स्थिति प्रत्याशी चयन के बाद अगर युवा प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी रहा, स्थानीय प्रत्याशी रहा, तो कांग्रेस रुद्रगुरु के विकल्प के रूप में मजबूत हो सकती है। भाजपा में जो नाम चल रहा है, जैसे डोमरलाल कोरसेवाड़ा पूर्व विधायक, सावलाराम बहरे पूर्व विधायक, और जो एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में तब आया जब गृह मंत्री अमित शाह उनके निवास पे पहुंचे थे, पद्मश्री उषा बारले जी, पद्मश्री राधेश्याम बारले जी, और एक रिटायर्ड जज हैं जो अग्रलाल के नाम से भी चर्चा है। 3-4 नामों की चर्चा है। क्या लगता है आपको, पार्टी इनको प्रत्याशी बना सकती है, या यदि इनको बनाती है तो क्या स्थिति रहेगी अहिवारा विधानसभा? तो अहिवारा विधानसभा में इस बार लोगों की जो मानसिकता नजर है, आयातित प्रत्याशी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अभी तक जितने भी है ठीक है, अशोक डोंगरे लोकल प्रत्याशी थे, लेकिन कहीं न कहीं सतनामी और गैर सतनामी अनुसूचित जाति में लोकल और बाहरी का मुद्दा उस समय चला था, और लोगों ने नहीं, ये आप जो कह रहे हैं प्रत्याशी, तो जितने विधायक बने सभी तो अभी तक आए बने, लेकिन कुछ न कुछ जो स्थानीय प्रत्याशी में कमजोरी रहा है। पहली बार उन्हीं महिलाएं थे, उतनी सक्रियता नहीं थी उनकी भिलाई चरोदा में, और उस समय भाजपा के माहौल था। आयतित प्रत्याशी वाली बात तो सिर्फ शहरी क्षेत्र में भिलाई चरोदा, ग्रामीण एरिया में घूमता हूँ तो वहाँ जो मुझे स्थिति दिख रही है, रुद्रगुरु के खिलाफ काफी नाराजगी है कि वो कभी दौरे पे नहीं आए, कभी विकास को लेकर भी बहुत नाराजगी है। इसलिए लोग विकल्प के तौर पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, जो मेरा आकलन है, जो मैं बोल रहा हूँ।
आपकी बात भी सही है। रुद्र गुरु से लोगों की शिकायत रही है कि उनसे मिल मुलाकात के लिए रायपुर जाना पड़ता है। और एक चर्चा और है रुद्र गुरु जी की, शाम के 6 बजे के बाद फोन नहीं उठाते, उनका दफ्तर बंद हो जाता है। कार्यकर्ताओं के बीच से, उनके खुद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच से चर्चा छनकर आती है कि गुरुजी तो बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का, जो अच्छे पदाधिकारी हैं कांग्रेस का, उनका फोन नहीं उठाते। अच्छा, तो ये संदेश क्या नकारात्मक छवि बनती है फिर जनता के बीच। कांग्रेस जो जिस किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर चर्चा करेंगे बाहर अपने नेता के बारे में, अपने विधायक के बारे में, यही चर्चा जो कांग्रेसी अभी करते हैं रुद्र गुरु को लेकर, यही चर्चा सावलाराम दहरे जब विधायक थे तो भाजपा के कार्यकर्ता को निगेटिव चर्चा करते थे कि हमारे भाजपा, तो निगेटिव चर्चा जो पूरे विधानसभा में फैली। और लोगों ने रुद्र गुरु को, ये कोई बेहतर वाली बात नहीं, लेकिन अगर संतोष जी मैं ये कहूंगा कि पिछले बार रुद्र गुरु जीते नहीं थे, लोगों ने सावलाराम दहरे को हराया था। ये तो विधानसभा में सावलाराम दहरे जी के खिलाफ उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी थी, वही नाराजगी रुद्र गुरु के जीत के कारण बनी थी। इस बार प्रत्याशी कौन होगा और हार जीत का नतीजा तभी सामने आएगा, मतलब हार जीत का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब प्रत्याशी सामने आएगा। फिलहाल जितने भी आपने नाम गिनाया भाजपा के लिए, लेकिन मेरे पक्ष है कि आयातित प्रत्याशी ना हो, हाँ, उसको फायदा मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। तो बता रहे थे काफी राजनीतिक समझ इनकी काफी है, क्योंकि खुद पार्षद रहे हैं और पत्रकार हैं काफी दिनों से अग्रदूत के, तो हम इनके साथ निरंतर इस तरह के एपिसोड आपको बनाते रहेंगे। अगला जो अंक है हमारा वो भिलाई नगर का होगा, भिलाई नगर विधानसभा का। तो हाँ, ये हमारा एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।